सही है क्या? लैपटॉप की बेटा? ना ना, कंप्यूटर की भेज रहा हूँ, एक और नया ले रहा हूँ मैं। देखो। बेटा बाद में डिस्कस करते हैं इसको, मैं एक बार लास्ट में जब हमारे पास टाइम होगा ना, वी विल डिस्कस आफ्टर दैट, ठीक है ना? ओके सर। तो ईआरडी पढ़ लेते हैं अभी थोड़ा सा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। किसी को कोई डाउट होगा तो हम उसको कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम ये बाकी जो टेक की डिस्कशंस हैं वो कर लेंगे। सो हमारे पास एंटिटीज के बीच में रिलेशन बनाया जाता है। पर्पस क्या है एंटिटीज को यूज करने का? क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, और जब भी रियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किन्हीं दो एंटिटीज के बीच में, तो वी हैव टू फर्स्ट क्रिएट एन एंटिटी। अब एंटिटी यहाँ कुछ भी हो सकती है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ किसी यूनिवर्सिटी के मॉडल का, तो यूनिवर्सिटी के मॉडल के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूं मैं आपके वाइट स्क्रीन के साथ में। इसको स्टॉप करता हूं मैं एक बार। लाइक आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वी हैव अ स्टूडेंट, लाइक राइट, स्टूडेंट इज एन एंटिटी। एक कोई दूसरा हम ड्रॉ करते हैं, हम कहते हैं टीचर, तो टीचर इज ऑल्सो एन एंटिटी। अब किसी भी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स डिजाइन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी एंटिटी। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट बताओ मुझे कोई। एनी एट्रीब्यूट रिलेटेड टू स्टूडेंट? एट्रीब्यूट मींस प्रॉपर्टी, पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, एट्रीब्यूट मींस प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ स्टूडेंट, अनदर प्रॉपर्टी हर स्टूडेंट का कोई रोल नंबर होगा, उसकी एक पर्टिकुलर कोई डेट ऑफ बर्थ होगी। मोस्टली आजकल सब अपना डिफरेंट मोबाइल कैरी करते हैं, सो मोबाइल नंबर इज ऑल्सो प्रॉपर्टी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ अ स्टूडेंट इज studying in a particular branch of a class, so this is also a attribute for a student। अब एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए। एट्रीब्यूट का रिप्रेजेंटेशन आता है ओवल शेप से। इसी तरह से टीचर के भी कुछ एट्रीब्यूट होंगे। डिफाइन कर सकता है कोई मुझे टीचर के एट्रीब्यूट? जैसे हमने स्टूडेंट के एट्रीब्यूट डिफाइन किए हैं ऐसे ही टीचर के होंगे। नेम ऑफ टीचर is one attribute related to any teacher। सेकंड डिफाइन करता हूं, लाइक पर्टिकुलर कोई क्वालिफिकेशन होगी टीचर की, टीचर का मोबाइल नंबर, एड्रेस, या ये कह दीजिए किस डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करता है। देन ब्रांच और डिपार्टमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अ टीचर। सो स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या रिलेशन है? स्टूडेंट इज एसोसिएटेड विद अ टीचर। किस फॉर्म में एसोसिएटेड होगा? मैनी टू मैनी फॉर्म में। सो दिस इज द रिलेशन, टीचर टीचेस स्टूडेंट, स्टूडेंट इज टॉट बाय अ टीचर। सो ये वर्ब यहाँ यूज होगी रिलेशनशिप के अंदर।
टीचर्स लिख दो या टॉट लिख दो, अब जिधर से आप देखेंगे उधर से वैसा ही लिख सकते हैं। अब यहाँ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है हमारे पास, हम यहाँ शो कर सकते हैं मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये कि आप यहाँ वन टू मैनी लिख दीजिए, यहाँ वन है, इधर एम लिख दीजिए, उधर एन लिख दीजिए, दिस इज अ वन वे। अदरवाइज सिंबल यूज होते हैं कुछ जगह पर। एक पार्टिसिपेशन भी होता है, ये आगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तब मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब ये प्रॉपर्टीज हैं। अब एंटिटी तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज एंटिटी टाइप, सेकंड इज व्हाट इज एंटिटी सेट, एंड थर्ड इज एंटिटी। इसमें डिफरेंस समझने की कोशिश करना। वन बाय वन तीनों को बताता हूं। जैसे हमने यहां लिखा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इज एन एंटिटी टाइप। किस टाइप की एंटिटी है ये? स्टूडेंट टाइप की एंटिटी है। एंटिटी सेट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पूल, लाइक एग्जांपल लेता हूं मैं, हमारे पास इस एंटिटी टाइप के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। लाइक मैंने लिखा S1, S2, S3, all these are students associated with this entity type। अब ये सब तो एक सेट के अंदर हैं, so this belongs to, this set belongs to entity set, this type belongs to entity type, and any particular value, remember, like student S2 is a particular entity, student S1 is another entity, student S3 is another entity। तो ये तीनों के अंदर डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटिटी टाइप, एंटिटी सेट एंड एंटिटी? जब हम एक नॉर्मल वे में बात करते हैं कि आई एम टॉकिंग टू स्टूडेंट्स या आई एम टीचिंग टू स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट एंटिटी सेट। मैं नहीं डिफाइन कर रहा कि किस स्टूडेंट की मैं बात करना चाह रहा हूं, क्या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें, या हमने ये डिफाइन नहीं किया। बट स्टूडेंट इज अ सेट, उस सेट की हम बात कर रहे हैं। उसमें से मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को फाइंड आउट करता हूं टिपिकली, तो फिर वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट होगा। इसी को आप टेबल के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप कन्वर्ट करेंगे इसको रिलेशनल मॉडल के अंदर, डेटाबेस में एंट्री करेंगे, तो वहां किस तरह से एंट्री करेंगे आप, ये भी बता देता हूं आपको। कोई एक डेटाबेस आपने बनाया, अब जैसे आपने लिखा था स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तो इस टेबल का नाम हो गया, नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट। फाइन। अब हम कहते हैं कि हमारे पास एक क्लास के अंदर हैं 10 स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी, जैसे मैं कहता हूं नेम, रोल नंबर, ब्रांच, मोबाइल नंबर। So these are the different properties related to a relation student। तो स्टूडेंट यहाँ पर एंटिटी थी जिसके बीच में आप ये रिलेशन बना रहे थे। एक सिंगल टेबल हमने क्रिएट की है। अब मैं कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर करना चाहता हूं, ये डिपेंड करेगा एंटिटीज पे। रिकॉर्ड भी बोलते हैं एंटिटी को, पहले भी मैंने बताया था। अब सपोज करो यहाँ हमने 5 अलग अलग स्टूडेंट्स के नाम शो कर दिए, तो ये हम शो कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एंटिटी को। लाइक दिस रिलेट्स टू S1,
दिस रिलेट्स टू S2, दिस रिलेट्स टू S3। यहाँ S1 स्टूडेंट की डिटेल है, यहाँ S2 स्टूडेंट्स की डिटेल है, और थर्ड में S3 स्टूडेंट की डिटेल है। So is it clear to all of you what we are talking about? What is entity type, what is entity set, and what is entity? Any of you have any doubt, you may ask. मैं आपको स्लाइड से नहीं बता रहा, एक एक चीज मैंने बना के आपको दिखाई है ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एंटिटी टाइप, आपने इस टेबल का जिक्र किया कि स्टूडेंट नाम की एक टेबल है, तो वो एंटिटी टाइप हो गया। एंटिटी सेट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ क्लास where we have only 10 students, so pool of 10 students is entity set. And what is entity? A particular student from this entity set is entity. Hope it is clear. Yes, sir. Any doubt? बीटेक और बीसीए, देखो ये दोनों के सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। ठीक है, एग्जाम में क्या आएगा ये भी बता देता हूं। कई बार तो सीधा मेंशन होता है ड्रॉ एन ER डायग्राम रिलेटेड टू अ यूनिवर्सिटी कैंपस, या कोई दूसरा आ सकता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ड्रॉ अ डायग्राम, या कोई तीसरा आ सकता है कि किसी कंपनी के स्ट्रक्चर को आप डिफाइन कीजिए विद द हेल्प ऑफ ER डायग्राम। तो आपको वहां ऐसे ही डिफाइन करना पड़ेगा। स्टूडेंट, टीचर, ये तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो गया। अगर आप बात करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वहां एम्प्लॉय होगा, मैनेजर होगा, डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे, उनको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। So I advise you to check some of the diagrams mentioned over internet। जैसे मैं एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं, ER एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स, नेट पे एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कोई डायग्राम ऐसे अवेलेबल है। तो जब आप इमेजेस सर्च करोगे, ये डायग्राम क्लियर था ना सभी को जो मैंने यहाँ शो किया है आपको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो, मैं एक दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। मैंने नेट पे सर्च किया ER डायग्राम, आप डेटाबेस से रिलेटेड है, आप चेक करो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल का ER डायग्राम कैसा होगा? हियर वी आर शोइंग, हॉस्पिटल में पेशेंट होगा, हॉस्पिटल में मेडिसिन होंगी, हॉस्पिटल में डॉक्टर होगा। डॉक्टर भी कई तरह के हो सकते हैं, परमानेंट हो सकता है, गेस्ट हो सकता है, पार्ट टाइम हो सकता है। हर स्टूडेंट का स्टूडेंट कह रहा हूँ, पेशेंट का रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, रिसेप्शनिस्ट होगा, उसके पास ये रिकॉर्ड होगा। और ये जो डायमंड शो कर रहे हैं, इस डायमंड के अंदर हम रिलेशनशिप शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस टाइप का रिलेशनशिप होगा इन बिटवीन दोज। ये दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे? देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ एन ER डायग्राम फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर दो तीन ही चीजें हैं, हर एंटिटी को किसी दूसरी एंटिटी के साथ में रिलेशनशिप में शो किया गया है। तो एंटिटी को कैसे शो किया गया है? यहाँ पर रेक्टेंगल से डायमंड शो करता है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, और ये ओवल शेप रिप्रेजेंट करती है उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। इसका मीनिंग मैं आपको बाद में समझा दूंगा। ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, डबल का मतलब क्या है, या ये रिलेशनशिप जो शो किया गया है 1 to many या many to 1, इसका मतलब कैसे होगा।
ये डबल लाइन इंडिकेट क्या करती है? ये पार्टिसिपेशन है, किस तरह का पार्टिसिपेशन होगा? सिंगल, मल्टीपल, टोटल, पार्शियल। तो नेट पर जाके आपको सर्च करने हैं डिफरेंट डायग्राम्स जो आपके सिलेबस का पार्ट हो सकता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई विल मेक एन असाइनमेंट फॉर दिस and ask you to complete this assignment. Is it clear? आप और भी चेक कर सकते हैं, बहुत तरह के आपको डायग्राम्स यहाँ मिल जाएंगे नेट के ऊपर। ये देखिए, ये हॉस्पिटल का था, एक सिंपल डायग्राम। आप कोई सर्च करना चाहेंगे तो हॉस्पिटल के अलावा भी आपको मिल जाएगा। This was discussed. What are the advantages and disadvantages of ER diagram? So now come to the next model, which is object oriented model. This is a semantic data model developed by Hammer and McLeod in 1981. So this modeled both data and their relationship in a single structure known as an object. So पहले क्या होता था, हमने जो कॉन्सेप्ट लिया था वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं था, क्योंकि बाद में 1980s के आसपास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज डिजाइन करने लगे हम। तो हमें किसी भी डेटाबेस को ज्यादा प्रोमिनेंटली हैंडल करना था। उसके लिए हमने जैसी लैंग्वेज थी वैसा ही डेटाबेस डिजाइन करने की कोशिश की। हमने पहले सी डिजाइन की थी 1972 में, उसके बाद C++ पर हम आए और जावा उसके बाद एक बहुत अच्छी लैंग्वेज निकल के आई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, और कंप्लीट या ये कह दो फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज निकल कर आई। तो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का हमें यूज करना था तो डेटाबेस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना जरूरी था। इसके लिए हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का यूज किया, जिसके अंदर सारी फीचर्स थी जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की फीचर्स होती थी। जैसे एब्स्ट्रैक्शन होता था, पॉलीमॉर्फिज्म था, एनकैप्सुलेशन था, हम इनहेरिटेंस का यूज कर सकते थे। सो ये जितने भी फीचर्स थी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के पास होती हैं, ये सारी फीचर हमने किसी पर्टिकुलर डेटाबेस मॉडल के अंदर डिजाइन करने की कोशिश की और बाद में उस मॉडल का नाम रखकर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल कर दिया। सो OODM becomes the basic for the object oriented database management system, जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS भी बोलते हैं, जो OODM से ही निकल के आया। Object is described by its factual content like relational models entity. तो पहले जो एंटिटी हम यूज कर रहे थे, अब वो एंटिटी बदल के हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नेम एंड उसकी प्रॉपर्टीज दोनों को शो करने लग गए थे, लाइक रिलेशनल मॉडल्स एंटिटी। पहले हम जो रिलेशनल मॉडल में एंटिटी यूज करते थे विद एट्रीब्यूट, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट आ गया था और ऑब्जेक्ट के साथ में उसकी प्रॉपर्टीज आने लग गई थी। उसका तरीका बदल दिया हमने कि कैसे हमें उसे यूज करना है। Subsequent ODM developed allow an object to also contain operations. अब ऑब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ प्रॉपर्टी थी बट ऑपरेशंस आर आल्सो पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑपरेशन मींस what kind of operation we are going to do with that particular object. So object become building block for autonomous structure. Autonomous structure means if we are talking about object oriented language, where each object has certain properties and certain operations are defined for particular object. So this kind of language or this kind of data modeling also has object oriented building block where autonomous structure is also mentioned. Why it was developed? So growing cost put a premium on code reusability. सबसे बड़ा फायदा ये हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडलिंग का
कि किसी पर्टिकुलर कोड को जो डेटाबेस के लिए डिजाइन किया गया था उसको हम रीयूज कर सकते थे। रीयूजेबिलिटी is one of the factor by which we were adapting ODM over entity relationship model or relational data model. Second, complex data type and system requirement become difficult to manage with a traditional RDBMS. ये भी ध्यान देने की बात है, जब हमने RDBMS की डिसएडवांटेजेस पढ़ी थी तो उस डिसएडवांटेज में एक ये मेंशन था कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को ये हैंडल नहीं कर पाता था, जैसे करेंसी हो गया, या हम और थोड़ा डिटेल में जाएं तो इस तरह के डेटा टाइप्स आने लगे थे, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, जिनको RDBMS हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसको हैंडल करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडलिंग का यूज किया, जिससे ये इजीली हैंडल कर पा रहा है इस तरह के डेटा टाइप्स, और आज भी हम यूज कर रहे हैं। Became possible to support increasingly sophisticated transaction and information requirement. What it means? Nowadays, database is mostly used with the uh, operations like banking operations and transactions, and some information which is updated very frequently. So object oriented data model is quite managing all the things. So there are certain advantages of ODM over entity relationship model or RDBMS. Ever increasing computing power made it possible to support the large computing overhead requirement. टाइम के साथ साथ एप्लीकेशंस कॉम्प्लेक्स होती चली गई, और उन कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए हमने कंप्यूटिंग पावर का यूज किया। तो ज्यादा कंप्यूटिंग पावर हमें रिक्वायर्ड थी और हमें टाइम सेविंग करना था। टाइम सेविंग के लिए हमने क्या किया कि एक ही कोड को बार बार राइट करने की जरूरत पड़ी, तो हमने उस कोड को रीयूज करना शुरू कर दिया। दिस वाज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ OODM। बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? जो भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते थे वो सब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते थे, जो रियल वर्ल्ड एंटिटी हम डिजाइन करना चाह रहे थे, जैसे कोई स्टूडेंट है, टीचर है, कोर्स है, या कोई एम्प्लॉय है, या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी भी तरह का, जैसे कोई कार, ट्रक, बस, कुछ भी हम शो कर रहे हैं। ऑल दीज आर ऑब्जेक्ट्स। Abstraction of a real world entity, it means it is a real world entity which is used as an object, sometimes it used as an entity. Attributes, हमने पहले भी अभी डिस्कस किया है कि हर एंटिटी से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स थे which describe the property of an object. Properties means features of object. जैसे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात करें तो उसके नेम से लेके उसकी क्लास, ब्रांच, रोल नंबर, फोन नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज, फादर नेम, मदर नेम, ऑल दीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी कार को अगर हम ऑब्जेक्ट माने तो कार की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? उसकी शेप, साइज, डिजाइन, कलर, स्ट्रेंथ, उसका मॉडल नंबर, चेसिस नंबर, ऑल दीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कार। तो ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्रुप्ड इन क्लासेस। अब जो एक जैसे ऑब्जेक्ट थे उनको हम क्लासेस में शो करने लग गए। क्लासेस और ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट आया था वो यहीं से आया था। जैसे हमारे पास कार भी है, हमारे पास ट्रक भी है, तो कार और ट्रक एक जैसी सी चीजें हैं, दोनों में 4 या 4 से ज्यादा टायर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज है, सब में इंजन लगा होता है, चलाने के काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। तो दोनों को हमने कौन सी क्लास के अंदर रख दिया? व्हीकल क्लास के अंदर हमने दोनों को रख दिया। इसी तरह से मेल फीमेल 2 कैटेगरी हमारे पास, हमने उसको ह्यूमन बीइंग में रख दिया, ह्यूमन क्लास में रख दिया। स्टूडेंट्स थे हमारे पास एक क्लास के अंदर, 10 एक जैसे स्टूडेंट एक ही क्लास को रिप्रेजेंट करते थे, तो हमने कोई पर्टिकुलर ब्रांच के नाम से उसको शो कर दिया। इट मींस दीज आर द 50 स्टूडेंट हु आर लर्निंग और स्टडिंग CSC। तो
तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच हमने बना दी और उस कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर वो सारे ऑब्जेक्ट, वो सारे स्टूडेंट्स हमने रख दिए जो उस ब्रांच को रिप्रेजेंट करते थे। एंड दीज क्लासेस आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए क्लास हायरार्की। क्लास हायरार्की हमने बनाई थी, हायरार्की मतलब एक ट्री स्ट्रक्चर बनाया कि कैसे इन क्लासेस को हम डिफाइन करते थे। इसके अंदर हमने क्लासेस की हायरार्की को अगर डिफाइन करेंगे तो हमने सुपर क्लास और सब क्लासेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, या अगर आप इस बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो आपके पास वहां कॉन्सेप्ट आएगा कि क्लासेस की हायरार्की कैसे डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड इन रियल लाइफ और नीड इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। उसके बाद इनहेरिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन द क्लासेस हायरार्की टू inherit the attributes and methods of class above it. It means inheritance is simple. Inheritance के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो एबिलिटी होती है विद इन द क्लास हायरार्की टू इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स, इट मींस उसकी हायरार्की को हम यूज करके या उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करके हम किसी दूसरी क्लास को डिजाइन कर सकते हैं। फिर वहां पर एक पर्टिकुलर क्लास को बेस क्लास मान लेंगे और किसी दूसरी क्लास को हम ड्राइव्ड क्लास मान लेंगे। ये आपको सारे कॉन्सेप्ट तब क्लियर हो जाएंगे जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग लैंग्वेज आप पढ़ेंगे। जैसे आपने C++ पढ़ी तो वहां इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आएगा, क्लास का कॉन्सेप्ट आएगा, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑल दीज आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स which can be discussed in any of object oriented language lecture। तो यहाँ हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल हमने डिजाइन किया, क्या उसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को अडेप्ट किया? सो आंसर इज यस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल adapted all the features related to object, class hierarchy, abstraction, inheritance, polymorphism, encapsulation. All these features were used. So overall, object-oriented data model has all the features related to object-oriented language, and all object-oriented language support all the features related to object, class, inheritance, abstraction, polymorphism, encapsulation, and some others also. So this is the difference between object-oriented model and ER model. ER model अभी हमने बनाने की कोशिश की थी। ER मॉडल के अंदर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया था वो एंटिटी और रिलेशनशिप्स का था कि हर एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी के साथ इन कॉन्टेक्ट में रहती है और उसके बीच में एक रिलेशन होता है। यहाँ हमने शो किया है राइट साइड में कस्टमर इनवॉइस, एंड इन बिटवीन कस्टमर एंड इनवॉइस वी हैव अ रिलेशनशिप ऑफ वन टू मैनी। मैनी मीन्स a particular customer can generate more than one invoices, but one invoice cannot be generated by more than one customer. It means each customer can buy things many times and generate invoices, many invoices, but one invoice is associated only with one customer, not many customers. So customer generates invoices. This is one to many relationship.
whereas invoice has a line. This is one customer. It means all these invoices are generated one after another, and this is also one-to-many relationship. Whereas in object-oriented data model, if we are going to discuss this ER model in